हीजीमॉनिक स्टेबिलिटी थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में चार्ल्स पी किंडलबर्गर, रॉबर्ट कोहेन, रॉबर्ट गिलिपिन और भी अन्य विद्वानों ने मिलकर के प्रदान की है। सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, पर इसमें इनिशियल फेज़ में चार्ल्स पी किंडलबर्गर और उसके पश्चात रॉबर्ट कोहेन रहे हैं, और बाद में उनके काउंटर में न्यू रियलिस्ट टाइप जैसे कि रॉबर्ट गिलिपिन जो कि खुद को सॉफ्ट रियलिस्ट कहते थे, वो लोग आए और उन्होंने फिर उनको थोड़ा काउंटर करने की कोशिश की, और यही शायद बाद में न्यू डिबेट का घर बनती है। तो बेसिकली होता ये है कि चार्ल्स पी किंडलबर्गर वो व्यक्ति है जो कि मार्शल प्लान के निर्माण में योगदान देता है। मार्शल प्लान वो प्लान था जिसने कि यूएस की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई हीजीमनी स्थापित हुई, उसका जो प्रभुत्व स्थापित हुआ, उसको एस्टेब्लिश करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ब्रिटेन वुड सिस्टम को भी देख रहे थे। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं अपने बुक में, जो कि 70s में उन्होंने लिखी, 1970s में, वर्ल्ड इन इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें वो 1929 से 1939 के पीरियड के बीच की बात करते हैं, और ये बताते हैं कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन इसलिए आया था, बेसिकली यूएस की जो नई पावर उभर कर वर्ल्ड में आई थी एज ए हीजीमन, वो ब्रिटेन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करने में थोड़ा कंफ्यूज था, रिलेक्टेंट था। तो जब तक वो रिलेक्टेंट रहा तब तक समस्या बनी रही। जैसे ही यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर किया, उससे आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो देशों के बीच में इंस्टीट्यूशन स्थापित करना आसान हो गया। इन इंस्टीट्यूशंस ने देशों की जो आपस में एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, आपस में व्यापार करने की, संपर्क स्थापित करने के जो मूल्य था, उसको रिड्यूस किया, और इससे और अधिक प्रोस्पेरिटी आई, और कुछ नॉर्म्स बने, कुछ रूल्स बने, उनको फॉलो किया गया। तो ये चीज़ चार्ल्स किंडलबर्गर बताता है, और उनका सपना तो ये था शायद कि एक दिन जैसे यूएस फेड है उसी तरह से जो है एक वर्ल्ड का एक लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो है एक संस्था बन जाए। पर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि बेसिकली होता ही है कि इंटरनेशनल रिलेशन पर जो वेस्टफेलियन नोशन है उसमें सभी देश लीगली बराबर हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली वो बराबर नहीं है, पर फिर भी ये लीगल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये वर्ल्ड की इकोनॉमी की स्मूथ मैनेजमेंट के लिए अगर आप कोई सेंट्रल बैंक बनाना चाहते हैं तो उसको ये बनने नहीं देगा। नंदरलेस उनकी थ्योरी जो है एक तरह से हीजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी की फाउंडेशन रखती है। उसके बाद रॉबर्ट कोहेन आफ्टर हीजीमनी जो किताब लिखते हैं, उसमें वो करते हैं कि मैंने पहली बार जब चार्ल्स पी किंडलबर्गर को इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एंगल पर बात करते देखा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और इसी तरह से डगलस नॉर्थ भी ये बताते हैं कि जो एक दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक में जो ताकतवर कंट्रीज़ या देश के अंदर ताकतवर लोग सत्ता को कैप्चर कर लेते हैं और फिर शांति स्थापित करते हैं, पर इससे आर्थिक विकास नहीं हो पाता क्योंकि वो अपना रेंट सीख करते हैं। दूसरा मॉडल है जहाँ की आप आर्मी को पॉलिटिक्स के अधीन करते हैं और फिर एक कंपटीशन की व्यवस्था लॉन्च की जाती है जिससे ज़्यादा विकास होता है। वही व्यवस्था इंटरनेशनल रिलेशन पे भी अगर लॉन्च की जाए तो ज़्यादा बेटर आर्थिक विकास होगा। तो इसीलिए रॉबर्ट कोहेन बाद में जो अपनी स्टडी करके ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बेसिकली आज इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और एनजीओज़, ये सब भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में केवल स्टेट के द्वारा हार्ड पावर पर रिलाई करना इतना आसान नहीं है, बल्कि स्टेट्स को अपनी पावर्स को इन फैक्टर्स के साथ स्ट्रक्चर करना पड़ रहा है। और इसी के बाद से वो फिर वर्ल्ड में ट्रांसनेशनल रिलेशन, जिसमें कि नेशन से आगे के जो एक्टर्स हैं, आगे अलग एक्टर्स हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, एनजीओज़ हो, उनकी बात करना शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। तो ये सब हीजीमोनिक स्टेबिलिटी का पार्ट है। मज़े की बात देखिए कि न्यू रियलिस्ट भी, स्ट्रक्चर रियलिस्ट भी हीजीमोनिक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच रहे हैं, और आइडलिस्ट भी हीजीमोनिक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच रहे हैं। आइडलिस्ट एक अलग रास्ते से आ रहे हैं
और जो न्यो रियलिस्ट गिलपिन टाइप है वो परली साइड से अपोजिट रास्ते से आ रहे हैं, पर कंक्लूजन सेम आ रहा है। आइडलिस्ट का ये मानना है कि मतलब न्यू लिबरल्स का ये मानना है कि शक्ति से काम नहीं होना चाहिए, तो पर इसके की शांति स्थापित हो बिना हिंसा के, तो एक बड़ी शक्ति हमें चाहिए, हिजीमन, जो कि जिम्मेदारी को ढोए, क्योंकि देश है तो सब बराबर, पर जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इकोनॉमिक सिस्टम की, सिक्योरिटी की, तो फिर देश उसका बिल भरने के लिए तैयार नहीं होते, कमज़ोर देश। तो ऐसे में एक ऐसा हिजीमन चाहिए जो कि सबके बिहाफ में काम करने और जिम्मेदारी करने के लिए वो सुपरमैन तैयार हो, तो वो हमें चाहिए, तब लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर डेवलप हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे नियो रियलिस्ट, स्ट्रक्चर रियलिस्ट ये पहुँचते हैं कि भाई जब पावरें बटी होंगी, तो ऐसे में जब तक कोई एक महाशक्ति खड़ी नहीं होगी जिसके भय से जो रिलेक्टेंट देश हैं वो भी रास्ते में आ जाएंगे और रूल को फॉलो करेंगे डर के मारे, तब एक लिबरल और ओपन ट्रेड पॉलिसी डेवलप हो सकती है। तो अलग मार्गों से उन दोनों ने ये दोनों विचारधाराएं सेम ही हीजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी की तरफ पहुंचती हैं। और ये बेसिकली रॉबर्ट कोहेन तो बाद में जोसेफ नाई के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांसनेशनल रिलेशन आ रहे हैं, उसमें मल्टीनेशनल कॉपरेशन, वर्ल्ड ट्रेड और जो ये जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स है ना जी, इन सब का रोल बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी वजह से जो एक स्टेट सेंट्रिक नेचर था इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है और ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है। साथ ही साथ इन लोगों के वर्क से, विशेषकर कोहेन और इस तरह के लोग बाद में 70s में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिस्कोर्स को फिर से डेवलप करते हैं, इस सब्जेक्ट को, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन केवल पॉलिटिक्स से नहीं चलते, पावर गेम से नहीं चलते, बल्कि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, और वाइस वर्सा। उसकी स्टडी को भी इन लोगों ने पुश किया, जिसके चल के फिर आगे न्यू रियलिस्ट जैसे से प्रभावित स्टीफन क्रेसनर जैसे लोगों ने पॉलिटिकल डिफरेंट रजीम्स की स्टडी की, चाहे वो इन्वायरमेंटल रजीम हो, ट्रेड रजीम हो, या वेपन रेगुलेशन रजीम्स हो, उसकी स्टडी की, रजीम्स की स्टडी की, या और इस तरह की स्टडीज़ बाहर आई। तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिच डिस्कोर्स है, जो कि न्यू डिबेट का भी फिर आधार बनता है। धन्यवाद।